अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में। तो अगर आपने जीसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अप्लाई किया था तो आज की वीडियो में आपके साथ जीसीयू इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 50 एमसीक्यू जैसा कि सैम्पल पेपर में भी थे उसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये हमने उसके टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करके ये 50 एमसीक्यू शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और अपकमिंग जीसीयू के एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो कि इंग्लिश का एमसीक्यू है वो है यस्टरडे द वेदर वाज नॉट गुड, इट वाज डैश प्लेजेंट। सो यस्टरडे क्या है, पास्ट की इंडिकेशन दे रहा है, आगे उसका पास्ट भी यूज़ किया गया है। सो कहा गया कि यस्टरडे द वेदर वाज नॉट गुड, इट वाज डैश प्लेजेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा फेयरली प्लेजेंट। ठीक है जी, प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। एमसीक्यू नंबर 2 है इफ़ आई हैड बीन केयरफुल द एक्सीडेंट। अभी पीछे पास्ट यूज़ हुआ है और हैड बीन मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है। ठीक है जी, आगे भी आपने उसी को फॉलो करते हुए यूज़ करना है, जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करना है। सो इफ़ ही हैड बीन केयरफुल द एक्सीडेंट वुड हैव बीन अवॉइडेड। 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली। 3 है एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू हैं, 2 आपको आते हैं जैसे कि एंटी टेस्ट में, वो डिस्कस कर रहे हैं। एनालॉजी ऑफ रूम हाउस लिखी गई है, जिस तरह एक हाउस में रूम्स होते हैं तो क्या है, रूम्स आर पार्ट ऑफ हाउस, ये एनालॉजी बनेगी। तो सिमिलरली डेल्टा ऑप्शन में लिखा गया कैबन शिप, तो शिप में क्या होता है कैबन, सिमिलरली हाउस में क्या होते हैं रूम्स होते हैं। तो 3 में करेक्ट ऑप्शन बन गया डेल्टा। 4 है आगे एनालॉजी, यह है क्या प्लेटफॉर्म और ट्रेन लिखी गई है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आके रुकती है या वहाँ से मुसाफिर जो है सवार होते हैं। सिमिलरली कोई वो जगह है जहाँ पे एक शिप आके रुकती है। ठीक है जी, 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। आगे बताना था आपने सिनोनेम ऑफ स्लेक। स्लेक का मतलब क्या होता है, स्लेक के लिए इंपॉर्टेंट जो सिनोनेम है वो है क्वेंच, सेटिस्फाई, सेटिएट एंड रिलीव। तो इसके लिए करेक्ट सिनोनेम बनता है हमारे पास बीटा, क्वेंच। आगे है एमसीक्यू नंबर 6 सिनोनेम ऑफ बैटल। बैटल का क्या मतलब होता है, कोई फाइट, कोई कन्फ्लिक्ट या क्लैश। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम बनेगा चार्ली, जिसमें सॉरी डेल्टा, जिसमें लिखा गया फाइट। ठीक है, क्वेरल भी बन सकता है इसका, लेकिन जो मोस्ट क्लोज है वो है डेल्टा फाइट। ठीक है, सो फाइट इज करेक्ट सिनोनिम फॉर बैटल। एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का क्या मतलब होता है कि मॉडर्न का मतलब होता है जदीद, लेटेस्ट जो चल रहा हो। तो आपने इसका एंटोनिम बताना था, तो एंटोनिम इसके इंपॉर्टेंट हैं एंशियंट, ओल्ड, पास्ट या मतलब रिमोट, इस तरह कह सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट जो एंटोनिम बन रहा है इस ऑप्शन में वो है अल्फा, एंशियंट, जो कि एंटोनिम है मॉडर्न के लिए। एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कसरत, तो इसका एंटोनिम बनेगा कमी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखना है स्केर्सिटी, लेक, डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बीटा, स्केर्सिटी। ठीक है, आगे है ये पैराग्राफ आपने रीड करना है। ये बेसिकली न्यूज़पेपर और उसके रीडर्स के रिलेटेड ये पैराग्राफ है, आपने इसको रीड करना है, देन आपने ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो पैराग्राफ आप खुद रीड करेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे एमसीक्यू होते हैं। सो एवोल्यूशन ऑफ न्यूज़ वुड इम्प्लाई, तो एमसीक्यू नंबर 9 था ये हमारा, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बीटा। मोर केयरफुल एनालिसिस ऑफ ईच न्यूज़ स्टोरी एंड इट्स वैल्यू। सो ये पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि क्या है, एजुकेशन एवोल्यूशन ऑफ न्यूज़ वुड इम्प्लाई, क्या एवोल्यूशन, न्यूज़ का एवोल्यूशन किस पे इम्प्लाई करता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि मोर केयरफुल एनालिसिस हो ईच न्यूज़ स्टोरी और इसकी वैल्यूज़ का। ठीक है, तो ये हमें इसमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगला एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं और साथ आपको मैं पैराग्राफ में दिखा दूंगा। इन द अबव पैसेज द फ्रेज अमाउंट टू ए रो ऑफ बीन्स मीन्स डेट द न्यूज़। तो इसका बताया गया है ये डेट डज नॉट अमाउंट टू ए रो ऑफ बीन्स डिजर्व्स नो वन अटेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिजर्व्स नो वन अटेंशन। तो ये पैराग्राफ में सिंपल लाइंस होती हैं, तो आपने इसी तरह उनको सॉल्व करना होता है। सो फ्रेज क्या था, अमाउंट्स टू ए रो ऑफ बीन्स, तो इसका मतलब क्या था, डिजर्व्स नो वन अटेंशन। करेक्ट ऑप्शन बन गया अल्फा। आगे है जी एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू। अ मैन परचेजेज एन इलेक्ट्रिक हीटर whose printer price is 160 and if he received two successive discounts are 20% and 10%, तो he paid, उसने कितनी पे किए होंगे पैसे। तो अभी क्या है, 160 उसकी प्राइस है, उस पर एक डिस्काउंट मिल रहा है 20%, देन उसका डिस्काउंट मिला है उसको 10%। तो आपने बताना है कि उसको कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगी
20% और 10% डिस्काउंट के बाद, ठीक है जी। तो MCQ नंबर 11 के लिए आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। सो ये इसके एक्सप्लेनेशन है। आपको क्या बताया गया था, पहले उसको डिस्काउंट मिलना है 20% 160 रुपये की चीज़ पे, तो उसको हम कह देते हैं एक्स। लेट सपोज उसको एक्स रुपीज़ जो है डिस्काउंट मिल गया 20% के हिसाब से, ठीक है। देन उसको क्या मिलना है, 10% डिस्काउंट मिलना है इस एक्स पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, द अमाउंट ही पेड, मतलब उसने कितने पैसे पे किए 160 रुपये की चीज़ पे, जो कि 20% और 10% डिस्काउंट के बाद उसने पे किए। तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस 0.2 जो कि हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया, देन 160 वैसे ही लिख दी ओरिजिनल अमाउंट, और सिमिलरली 1 माइनस 0.1 जो कि 10% के लिए हमने लिखा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं तो ये बन जाएगा, और देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा 115.2 रुपये वो पे करेगा, ठीक है। तो उसको डिस्काउंट कितना बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली उसको डिस्काउंट मिल रहा है 115 रुपये उसने पे किए, तो 160 में से उसको अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 45 या 44.80 डिस्काउंट मिला है, ठीक है जी। The cost price of an article which on being sold at a gain of 12% yield RS 6 more than when it is sold at the loss of 12%। अभी क्या है, एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस उसको बेचा है 12% पे, तो उसने 6 रुपये ज़्यादा मुनाफा दिया है जबकि उसको 12% लॉस पे हमने बेचा, ठीक है। तो अभी आपने कॉस्ट प्राइस बतानी है उसकी क्या होगी। तो इसके लिए आपको सिंपल ये है कि जी, सिंपल आप देखें 12 में के जिस तरह एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ आपको मैं, क्या था जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी थी रुपीज़ में, सेल प्राइस क्या थी 12% डिस्काउंट के साथ, सिंपल क्या करेंगे 12x डिवाइडेड बाई 100 जो कि परसेंटेज के लिए इस तरह लिख देंगे, और अभी क्या है 12% था तो उसका ये आ गया, तो बाकी उसका 88% बचता है, ठीक है। 88% को हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है जी। इक्वल टू क्या है, उसको 6 रुपये ज़्यादा मुनाफा आया था उसके इक्वल कर दिया है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, और देन सॉल्व करने पे एक्स निकलेगा 25 रुपये जो कि कॉस्ट होगी उस आर्टिकल की, ठीक है। सो एक्स निकला है हमारे पास 25, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। आगे है, if population of certain city increases at the rate of 5%, if the population in 1981 was 1,38,915, ठीक है। क्या है, 1981 में उसकी पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक सिटी की ये है। देन पॉपुलेशन इन 1978, तो 3 साल पहले उस सिटी की पॉपुलेशन आपने बतानी है क्या होगी। तो क्या है, 1978 से लेके 1981 तक 5% के लिहाज से या 5% के मुताबिक हर साल इंक्रीमेंट आया है पॉपुलेशन में। तो पहले साल 5% इजाफा हुआ, 1,20,000 अगर थी तो 5% उनमें उसमें इंक्रीमेंट आया तो वो बन गई ज़्यादा। देन 1979 में फिर उसमें 5% इंक्रीमेंट आया, 1980 में फिर 5%, और 1981 में फिर उसमें 5% जो है इंक्रीमेंट आया पॉपुलेशन में। तो इस तरह आप 3 साल के लिए जंप करेंगे और 5% हर साल पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। तो करेक्ट बनेगा ऑप्शन इसके लिए चार्ली, ठीक है। 1,20,000 पॉपुलेशन थी 1978 में, और 3 साल के लिए उसमें 5% के लिए इजाफा हुआ तो पॉपुलेशन बन गई ये 1,38,915, ठीक है जी। वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 16 days by 20 वुमेन, द सेम वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 15 days by 16 वुमेन। एक काम को 16 डेज में ख़त्म कर रहे हैं 20 औरतें, ठीक है। उसी काम को देन द सेम वर्क इज़ फिनिश्ड इन 15 days, उसी काम को 15 दिन में 16 आदमी फिनिश कर रहे हैं। अभी हमने रेशो बतानी है मैन और वुमेन कितने डेज में या क्या कैपेसिटी है उनकी इस काम को करने में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्या था जी, 20 वुमेन थी, वो एक काम को 16 दिन में कर रही थी, ये है। और इसको क्या कर दिया हमने, सिंपल 1 वुमेन के लिए इसको हमने निकाल लिया। 1 वुमेन एक काम को क्या 320 डेज में कर रही होगी, ठीक है। तो सिमिलरली क्या किया, 16 आदमी थे वो काम को 15 दिन में कर रहे थे, उसको भी हमने इसी तरह क्या किया 1 मैंस डेज वर्क, तो उसमें कन्वर्ट किया तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको क्या करेंगे 1
1/240 1/320 इसकी रेशो लेंगे। इधर 240 है, ये बाई मिस्टेक उन्होंने 224 लिख दिया, इधर 240 है, ये 320 है। इसकी रेशो लेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास 4:3। सिंपल क्या है, आपने क्या किया, इसको 80 से डिवाइड कर देना है। ये 320 चला गया हमारे पास इस तरफ और ये 220 चला जाएगा इस तरफ एक की जगह पे। तो क्या होगा, 80 से डिवाइड करें दोनों टर्म्स को, तो 240 को 80 पे डिवाइड करें तो आंसर निकला 3 और 320 को 80 पे डिवाइड करें तो आंसर निकलेगा 4। ठीक है, 4:3 आंसर निकलेगा इसके लिए। सो करेक्ट ऑप्शन बन गया 14 में डेल्टा। 15 है आगे, इफ़ टू पाइप्स फंक्शन टुगेदर द सिस्टर्न वुड फिल इन 6 आवर्स, वन फिल्स द सिस्टर्न इन 5 आवर्स। सिस्टर्न या कोई पाइप कह लें या कोई भी बाउल टाइप कोई चीज़ है, उसको भरने के लिए एक पाइप यूज़ किया है, 2 पाइप हमने पहले यूज़ किए हैं, तो उसने 2 पाइप ने 6 घंटे में उसको बाउल को भरा है। तो अभी एक पाइप क्या है 5 आवर में बढ़ रहा है, फास्टर है दूसरे पाइप से। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स इट टेक द सेकेंड पाइप टू फिल द सिस्टर्न। अभी हमने दूसरे पाइप की फिलिंग कितने टाइम में वो करेगा उस बाउल की, वो बताना है हम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। क्या था, लेट द रिजर्वायर टू बी फिल्ड बाय द फर्स्ट पाइप इन x आवर्स। ठीक है जी, द सेकेंड पाइप भी फिल, सेकेंड पाइप क्या है वो बताया गया था कि फिल कर रहा है x + 5 आवर्स में। ठीक है, मतलब सिंपल पहला पाइप अगर x आवर में कर रहा है तो दूसरा पाइप x + 5 आवर, टोटल जो 6 आवर थे उसके मुताबिक ये बनेगा। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया, सिंपल आपने डिवीजन में लेने के लिए सबको डिवाइड कर देना है 1/x कर देना है, 1/x + 5 और 1/6 कर देना है। ठीक है, ये सिंपल दोनों पाइप्स का है टाइम, इनको सम करेंगे तो 6 निकलता है, तो सिंपल 1/6 कर दिया, 1/x + 5 कर दिया, 1/x कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं तो आंसर निकलेगा x के लिए हमारे पास 10। ठीक है, अभी ये है 10 आवर्स, तो x के साथ क्या था 5 आवर्स हमने लिखा था जो कि टोटल टाइम था, मतलब ये उससे कम ज़्यादा आवर में जो है फिलिंग करेगा। तो x + 5, x निकला 10, 5 जमा करेंगे 10 में तो 15 आवर्स निकल आएगा। टाइम फॉर सेकेंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर आर सिस्टर्न, तो करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास बीटा 15 आवर। इफ़ a = 3 b = 5 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2a + 3b। सिंपल है, a की जगह आपने 3 पुट कर दिया, b की जगह आपने 5 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन निकलेगा बीटा, जिसमें लिखा गया 21। क्या है 2 और 3 क्या बन जाएंगे 6, आगे प्लस में लिखा गया 3 और 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 15 और 6 को जमा करें तो 21 बन जाएगा। इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 स्क्वायर यूनिट्स व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड। तो क्या करते हैं हम कि एरिया ऑफ स्क्वायर को ले लेते हैं साइड इनटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ये इक्वल होता है साइड इनटू साइड के। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड इनटू साइड हमने एक साइड की क्या है लेंथ फाइंड करनी है। तो ये इक्वल कैसे होगा 64 के, 64 इंटू 1 करेंगे तो ये इक्वल होंगे दोनों साइड्स। ठीक है जी, अभी क्या है 64 को हम दोबारा एक एक साइड को इक्वल करना है हमने। ठीक है, 32 लिख दिया और 2 लिख दिया साथ में, ये भी 64 होता है। 16 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये भी 64 होता है। 8 लिख दिया और 8 लिख दिया, ये भी 64 होता है। सो एक साइड का दूसरी साइड के इक्वल करना था, इसलिए हमने 8 इंटू 8 जो कि इक्वल बन रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 64 भी निकल रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह ये इक्वल होंगे। सो एक साइड के लिए जो लेंथ है वो है 8, दूसरी साइड के लिए भी 8, और उनका एरिया बन जाएगा 64। हमने एक साइड की लेंथ बतानी थी तो वो बन रही है हमारे पास 8 यूनिट्स। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन बन गया बीटा। इफ x - 4 = 10 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x। सिंपल है, x निकल आएगा हमारे पास 14, इधर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकलेगा 28। यहाँ पे 28 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया। x निकलेगा हमारे पास 2x निकलेगा हमारे पास 28, x निकला है 14, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x निकला 28। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट क्या है, ऑल टाइगर्स आर ह्यूमन्स एंड नो ह्यूमन इज़ एन एनिमल। सारे के सारे टाइगर क्या है, ह्यूमन है, और कोई भी ह्यूमन एनिमल नहीं है। तो ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स ये नहीं बताया गया। ठीक है, सो ये रॉन्ग है। सम टाइगर्स आर एनिमल्स, तो ये सही है, ये लिखा गया, मतलब ऑल टाइगर्स आर ह्यूमंस, ये भी रॉन्ग बन गया। ठीक है जी, ऑल टाइगर्स आर, सम टाइगर्स आर एनिमल्स, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली बताया गया कि सम टाइगर्स या सम ह्यूमंस आर एनिमल्स, इनडायरेक्टली ये है। लेकिन यहाँ में बताया गया नो ह्यूमन इज़ एन एनिमल, मतलब नो टाइगर इज़ एन एनिमल,
ये होगा इनडायरेक्टली मतलब। तो सम ह्यूमंस आर टाइगर्स, ठीक है, आर टाइगर्स आर ह्यूमंस, तो इसको इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि सारे या कुछ जो ह्यूमन हैं वो टाइगर भी हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन रहा है चार्ली, और अल्फा और बीटा इसमें रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। आगे 20 है जी, स्टेटमेंट आपने करेक्ट फाइंड करनी थी। सम फ्लावर्स आर रोजेज, आपको पता है जितने भी फूल हैं उनमें से कुछ जो हैं रोजेज हो सकते हैं, गुलाब के फूल, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, सब के सब फूल जो हैं रोजेज नहीं होते, ठीक है। ऑल रोजेज आर रेड, सारे रोजेज रेड भी नहीं होते, ब्लैक भी होते हैं, ठीक है जी। ऑल फ्लावर्स आर रेड, रेड नहीं होते। सो अल्फा बीटा और चार्ली, सॉरी बीटा चार्ली और डेल्टा रॉन्ग होंगे, लेकिन अल्फा ऑप्शन जहाँ लिखा है सम फ्लावर्स आर रोजेज, तो ये सही स्टेटमेंट बनती है कि कुछ फ्लावर जो है रोजेज हो सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बन गया अल्फा। द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्टेटमेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट 2a एंड 2b एंड प्रोडक्ट ऑफ 12x प्लस एंड 2y इज, तो सिंपल ये फार्मूला आपने बताना था। तो इसके लिए 21 में करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास क्या, 21 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सॉरी 25 था, ये लास्ट MCQ था हमारा। तो 25 में करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास अल्फ़ा, जिसमें लिखा गया 4ab प्लस 24xy, ये 2a और 2b इसको प्लस कर लेना है तो बन जाएगा 4ab। सिमिलरली 12x और 2y को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 24xy, ठीक है जी। तो यही फार्मूला हमारे पास बन गया। ये MCQ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 4 MCQ रह गए थे, वो भी डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी मंथ्स विल देयर बी इन 3/4 ऑफ द ईयर, तो क्या किया हमने ईयर की रेशो ले लिया, मंथ के लिए 1/4 और 3/4। तो 1/4 में कितने मंथ्स बनेंगे हमारे पास, बनेंगे 3 मंथ्स, और 3/4 में कितने मंथ्स बनेंगे 9 मंथ्स। तो यही पूछा गया 3/4 में कितने मंथ्स होंगे, तो टोटल 9 मंथ्स होंगे, ठीक है। आ गया 30 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मैंने फार्मूलाज पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो देखनी है वीडियो। तो क्या है, आपने सिंपल ये सीक्वेंस सम ऑफ सीरीज़ या अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस होता है उसके फार्मूले मैंने बताए थे। तो 10 से 7 का डिफरेंस देखें 3 बन रहा है, 7 से 4 का डिफरेंस फिर से 3 बन रहा है, मतलब डी या डिफरेंस आपके पास 3 निकल रहा है। तो इस तरह सीक्वेंस में चलते जाएं, जो 30 टर्म निकलेगी इस तरह सीक्वेंस में, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, आगे 4 टर्म क्या होगी 1, आगे 6 टर्म होगी हमारे पास क्या माइनस में आपके पास निकलेगी वो 3, देन क्या निकलेगा, सॉरी -2 निकलेगी, देन -5, ऐसे मूव करते जाएं तो 30 टर्म जो निकलेगी आपके पास वो निकलेगी आपके पास क्या -77। तो इसके लिए फार्मूला भी मैंने बताया था आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग से, वो फार्मूला देख लेना तो इजीली आप सोल्व कर लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिर से क्वेश्चन है। अभी क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, ए कहते हैं हम फर्स्ट टर्म को, और डी की वैल्यू गिवन है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस -4 है, और एन क्या है nth टर्म को कहते हैं, ठीक है जी। इन्फिनाइट या जो एंड पे टर्म होती है उसको हम कहते हैं एन, वो है 7। तो अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना था, तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था a + n-1 डिवाइड मल्टीप्लाई डी, ठीक है। a की जगह मैंने 28 लिखा, प्लस किया n-1, n क्या है यहाँ पे 7 में से एक निकालें 6 बन गया, ठीक है। और d से मल्टीप्लाई करना है, d है -4, तो 6 × 4 -4 बनेगा -24, उसको 28 में से करेंगे 28 प्लस इंटू -24, तो आंसर निकलेगा 4। 23 में करेक्ट ऑप्शन बन गया बीटा। फार्मूला दोबारा सुन लें, a लिखना है आपने, प्लस लिखना है आपने, ब्रैकेट लिखना है n-1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देना है d से। इस फार्मूला से सोल्व करेंगे तो आंसर निकला है हमारे पास क्या 4। ऑन सॉल्विंग 2p - 3q, ये सिंपल है, इसको आपने सोल्व करना है। 2p ये लिखा है और 1p ये लिखा है, बन गया 3p, आगे है -3q है और -2q है, तो ये क्या बन जाएगा -5q। ये -4 आ रहा है और ये +4 आ रहा है, तो ये बन जाएगा +2r। तो इस तरह सोल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 24 में चार्ली। 25 ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, रिमेनिंग बच रहे हमारे पास 25 MCQ, जो कि होंगे जनरल नॉलेज के, देन होंगे किसके, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के। ये 20 MCQ इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।